सुबह की पहली किरण जब गंगा के किनारे बसे छोटे से कस्बे राधापुर में पड़ती थी तो रामलाल की चाय की दुकान पर कोलाहल शुरू हो जाता था। रामलाल एक साधारण चाय वाला जिसकी जिंदगी चाय के केतली और ग्राहकों की बातचीत के बीच सिमटी थी। उनकी पत्नी सरोज सुबह से घर का काम संभालती और रामलाल की मदद के लिए दुकान पर चाय के गिलास धोती। उनके 2 बच्चे थे, बेटा राहुल 18 साल का और बेटी राधा 16 साल की। रामलाल का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था जब लोग कहते, राहुल तो बिल्कुल अपने बाप पर गया है, देखो कितना तेज है। राहुल स्कूल में ठीक ठाक पढ़ता था, लेकिन उसका ध्यान खेल और दोस्तों में ज्यादा रहता था। दूसरी तरफ राधा चुपके से अपने कमरे में किताबों में डूबी रहती। स्कूल में वह हमेशा अव्वल आती, लेकिन घर में उसकी तारीफ कम ही होती। रामलाल और सरोज को लगता कि बेटी तो पराया धन है, उसका क्या भरोसा, बेटा ही बुढ़ापे का सहारा बनेगा। राधा को बचपन से सुनने की आदत थी, लड़की हो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, घर का काम सीखो, शादी ब्याह में काम आएगा। लेकिन राधा का दिल कुछ और कहता था। वह रात को चुपके से दिया जलाकर पढ़ती, जब सब सो जाते। उसकी आंखों में सपने थे। वह एक दिन बड़ा अफसर बनना चाहती थी, कलेक्टर, जिसके नाम से लोग सम्मान से सिर झुकाए। एक दिन रामलाल ने सरोज से कहा, राधा को अब स्कूल छुड़वा दो, 12वीं पास कर ली, अब क्या जरूरत है। राहुल को इंजीनियरिंग की कोचिंग में डालते हैं, वो हमारा नाम रोशन करेगा। सरोज ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन राधा ने यह बात सुन ली। उसका दिल टूट गया। उसने मां से रोते हुए कहा, मां, मुझे पढ़ने दो, मैं कलेक्टर बनना चाहती हूं, मैं आपका बोझ नहीं बनूंगी। सरोज ने सख्त लहजे में कहा, राधा, ये बड़े बड़े सपने छोड़ दे, हम गरीब लोग हैं, चाय की दुकान चलाते हैं, तेरा भाई पढ़ेगा, तुझे शादी करनी है। राधा ने चुपके से आंसू पोंछे और मन ही मन ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगी। राधा ने अपने स्कूल की शिक्षिका शांति मैडम से अपनी व्यथा साझा की। शांति मैडम ने राधा की आंखों में चमक देखी और कहा, राधा, तुम में वो आग है जो पहाड़ को भी पिघला दे। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, मुफ्त में, लेकिन वादा करो, तुम कभी हार नहीं मानोगी। राधा ने आंखों में आंसू और दिल में हौसला लिए वादा किया। राधा दिन में चाय की दुकान पर पिता की मदद करती, मां के साथ घर का काम निपटाती और रात को शांति मैडम के घर जाकर पढ़ाई करती। वह पुरानी किताबों और मैडम के नोट्स के सहारे यूपीएसएससी की तैयारी करने लगी। कई बार भूखे पेट पढ़ाई करती, क्योंकि घर में खाने को ज्यादा कुछ नहीं होता था। राहुल को देखकर उसे जलन भी होती थी। उसे नए कपड़े, कोचिंग और माता पिता का पूरा ध्यान मिलता था, जबकि राधा को ताने और उपेक्षा। एक रात जब राधा देर तक पढ़ रही थी, रामलाल ने उसे डांटा, रात रात भर जागकर क्या कर रही है, ये किताबें तेरा पेट नहीं भरेंगी। राधा ने जवाब दिया, पिताजी, ये किताबें मेरी जिंदगी बदल देंगी, मुझे एक मौका तो दीजिए। रामलाल ने हंसते हुए कहा, लड़की हो, कलेक्टर बनने की बात छोड़ दो। लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। वह सुबह जल्दी उठकर गंगा किनारे बैठती और अपने सपनों को दोहराती। वह सोचती, मैं अपने माता पिता को दिखाऊंगी कि बेटी भी बेटे से कम नहीं। समय बीता। राहुल को इंजीनियरिंग की कोचिंग में भेजा गया, लेकिन वह पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था। वह दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता और रामलाल की मेहनत की कमाई बर्बाद करता। दूसरी तरफ राधा ने अपनी 12वीं की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। शांति मैडम ने उसे दिल्ली भेजने का फैसला किया, जहां वह सस्ते किराए के कमरे में रहकर यूपीएसएससी की कोचिंग ले सके। मैडम ने अपनी बचत से राधा की मदद की और कहा, राधा, ये मेरा नहीं, तुम्हारा सपना है, इसे पूरा करो। दिल्ली में राधा का जीवन और कठिन हो गया। वह दिन में छोटी मोटी नौकरी करती, कभी ट्यूशन पढ़ाती, कभी लाइब्रेरी में किताबें व्यवस्थित करती। रात को वह थकान के बावजूद पढ़ाई करती। कई बार उसे भूखा सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। वह अपने कमरे की दीवार पर लिखती, मैं कलेक्टर बनूंगी। पहली बार जब राधा ने यूपीएसएससी का प्रीलिम्स दिया, वह पास नहीं कर पाई। वह टूट गई। उसने सोचा, शायद पिताजी सही थे, लेकिन शांति मैडम ने उसे फोन पर समझाया, राधा, हार से डरने वाले कभी जीतते नहीं। ये बस एक कदम है, तुम्हारा मंजिल अभी बाकी है। राधा ने फिर से मेहनत शुरू की।
उसने अपनी गलतियों से सीखा और अगले साल फिर से कोशिश की। इधर राहुल इंजीनियरिंग की पढ़ाई में फेल हो गया। रामलाल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने राहुल को डांटा, तुमने हमारी मेहनत बर्बाद कर दी। लेकिन राधा की तरफ उनका ध्यान नहीं गया। राधा चुपके से अपने भाई को समझाती, राहुल, तुम अभी भी कुछ कर सकते हो, मेहनत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन राहुल को अपनी बहन की बात छोटी लगती थी। दूसरे साल राधा ने यूपीएसएससी की परीक्षा दी। जब रिजल्ट आया तो उसका नाम टॉप 50 में था। वह कलेक्टर बनने की राह पर थी। जब वह गांव लौटी तो पूरे कस्बे में हलचल मच गई। रामलाल और सरोज को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने राधा को गले लगाया, लेकिन रामलाल की आंखों में अफसोस था। उन्होंने कहा, राधा, मैंने तुझे गलत समझा। तूने तो हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। राधा ने कहा, पिताजी, मैंने ये सिर्फ अपने लिए नहीं, आपके लिए किया। मैं चाहती थी कि आप भी मुझ पर गर्व करें। रामलाल रो पड़े। उन्होंने सरोज से कहा, हमने अपनी बेटी को बोझ समझा, लेकिन वो तो हमारी ताकत थी। राधा अब कलेक्टर बन चुकी थी। उसकी पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां उसका बचपन बीता था। जब वह कलेक्टर ऑफिस में बैठी तो लोग उसे देखने आते। रामलाल की चाय की दुकान अब मशहूर हो गई थी। लोग कहते, ये उस चाय वाले की दुकान है जिसकी बेटी कलेक्टर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राधा ने देखा कि गांव में कई लड़कियां ऐसी थीं जिन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। उसने एक स्कूल खोलने का फैसला किया जहां गरीब लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाए। उसने अपने भाई राहुल को भी प्रेरित किया कि वह अपनी जिंदगी को नया मौका दे। राहुल, जो अब अपनी बहन की मेहनत और सफलता से प्रेरित था, ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे सफल होने लगा। राधा की कहानी गांव-गांव में फैल गई। लोग कहते, बेटी बोझ नहीं बल्कि घर की शान होती है। रामलाल अब हर किसी से कहते, मेरी राधा ने मुझे सिखाया कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं, दोनों ही सपनों को सच कर सकते हैं। राधा का सफर अब और बड़ा होने वाला था। उसने फैसला किया कि वह अपने जिले को देश का सबसे शिक्षित जिला बनाएगी। लेकिन रास्ते में कई चुनौतियां थीं। राधा अब कलेक्टर के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभा रही थी। उसका कार्यालय गंगा किनारे के उस छोटे से कस्बे राधापुर में था, जहां उसने अपने बचपन के कठिन दिन बिताए थे। हर सुबह जब वह अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देखती तो उसे अपनी चाय की दुकान पर खड़े पिता और गिलास धोती माँ की तस्वीर याद आती। वह सोचती, ये कुर्सी मेरी नहीं, मेरे उन तमाम संघर्षों की जीत है। लेकिन कलेक्टर बनना केवल शुरुआत थी। राधा को जल्द ही एहसास हुआ कि प्रशासनिक दुनिया उतनी आसान नहीं थी जितनी बाहर से दिखती थी। जिले में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी थीं। स्थानीय ठेकेदार, राजनेता और कुछ सरकारी कर्मचारी मिलकर सरकारी योजनाओं के पैसे को हड़प लेते थे। गांव की सड़कें कच्ची थीं, स्कूलों में शिक्षक नहीं आते थे और अस्पतालों में दवाइयां तक नहीं थीं। राधा ने ठान लिया कि वह अपने जिले को बदल देगी, खासकर उन लड़कियों के लिए जो उसके जैसी थीं, जिनके सपनों को दबाने की कोशिश की जाती थी। राधा ने सबसे पहले अपने स्कूल प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। उसने एक पुराने जर्जर सरकारी भवन को चुना और उसे लड़कियों के लिए मुफ्त स्कूल में बदलने का फैसला किया। उसने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा इस प्रोजेक्ट में लगाया और शांति मैडम से मदद मांगी। शांति मैडम, जो अब रिटायर हो चुकी थीं, ने राधा का साथ देने का वादा किया। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को समझाया कि बेटियों को पढ़ाना कितना जरूरी है, लेकिन यह काम आसान नहीं था। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग, जो पुरानी सोच में जकड़े थे, राधा के खिलाफ बोलने लगे। वे कहते, एक चाय वाले की बेटी हमें सिखाएगी कि बेटियों को कैसे पालना है। ये स्कूल बनाकर लड़कियों को बिगाड़ रही है। राधा को इन बातों से दुख होता, लेकिन वह रुकती नहीं। वह गांव की महिलाओं से मिलती, उनकी समस्याएं सुनती और उन्हें समझाती कि शिक्षा ही उनकी बेटियों का भविष्य बदल सकती है। एक दिन एक गांव की सभा में एक बुजुर्ग ने राधा से सवाल किया, मैडम, आप तो कलेक्टर बन गईं, लेकिन हमारी बेटियां क्या करेंगी? उनके लिए नौकरियां कहाँ हैं? राधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चाचा, मैं भी तो एक चाय वाले की बेटी हूं। अगर मैं यहां तक पहुंच सकती हूं तो आपकी बेटियां भी कुछ भी हासिल कर सकती हैं। बस उन्हें एक मौका चाहिए। उस दिन कई माता पिता की आंखें नम हो गईं। इधर
रामलाल और सरोज का जीवन भी बदल रहा था। राधा की सफलता ने उन्हें गांव में इज्जत दिलाई थी, लेकिन रामलाल के दिल में अभी भी एक कसक थी। उन्हें अपने पुराने व्यवहार पर पछतावा था। एक रात जब राधा घर आई, रामलाल ने उससे कहा, बेटी, मैंने तुझे हमेशा कम समझा। मुझे लगता था कि राहुल ही मेरा सहारा बनेगा, लेकिन तूने तो हमारा नाम रोशन कर दिया। मुझे माफ कर दे। राधा ने पिता के हाथों को पकड़कर कहा, पिताजी, माफ करने की कोई बात नहीं। आपने मुझे वही दिया जो आप उस समय दे सकते थे, लेकिन अब आप राहुल को समझाइए। वह अभी भी अपनी राह खोज रहा है। रामलाल ने राधा की बात मानी और राहुल से बात की। उन्होंने उसे बताया कि राधा ने कैसे मुश्किलों से लड़कर अपने सपने पूरे किए। राहुल, जो पहले अपनी बहन की सफलता से जलता था, अब उससे प्रेरणा लेने लगा। उसने अपनी गलतियों को सुधारने का फैसला किया और राधा की मदद से एक छोटा सा कोचिंग सेंटर खोला, जहां वह गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। धीरे धीरे राहुल को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसने राधा से कहा, दीदी, तुमने मुझे सिखाया कि मेहनत और हिम्मत से कुछ भी मुमकिन है। मैं अब तुम्हारी तरह बनना चाहता हूं। राधा का स्कूल प्रोजेक्ट शुरू हो चुका था, लेकिन एक नई चुनौती सामने आई। जिले के एक बड़े ठेकेदार रमेश सिंह ने स्कूल के लिए दी गई जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। उसने अपने गुंडों को भेजकर स्कूल के निर्माण कार्य को रोक दिया। रमेश सिंह को स्थानीय नेताओं का समर्थन था और वह राधा को धमकी देने लगा। उसने कहा, मैडम, आप नई नई कलेक्टर बनी हैं। ज्यादा होशियारी दिखाई तो आपका करियर खत्म हो जाएगा। राधा ने डरने की बजाय ठान लिया कि वह इस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। उसने अपने विश्वसनीय कर्मचारियों की एक टीम बनाई और रमेश सिंह के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। कई रातें वह फाइलें पढ़ते हुए बिताती, यह जानने की कोशिश करती कि कैसे सरकारी पैसा गलत हाथों में जा रहा था। इस दौरान उसे कई धमकियां मिलीं। एक रात कुछ गुंडों ने उसके घर के बाहर पत्थर फेंके, लेकिन राधा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव वालों को अपने साथ जोड़ा। उसने सभाएं बुलाईं और लोगों को बताया कि कैसे भ्रष्टाचार उनकी बेटियों के भविष्य को छीन रहा है। गांव की महिलाएं, जो पहले चुप रहती थीं, अब राधा के साथ खड़ी हो गईं। एक दिन सैकड़ों महिलाएं और बच्चे रमेश सिंह के ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। राधा ने पुलिस को बुलाया और रमेश सिंह को गिरफ्तार करवाया। यह खबर पूरे जिले में फैल गई और राधा की हिम्मत की तारीफ होने लगी। रमेश सिंह की गिरफ्तारी के बाद स्कूल का निर्माण फिर से शुरू हुआ। कुछ ही महीनों में राधा विद्या मंदिर नाम का स्कूल तैयार हो गया। उद्घाटन के दिन राधा ने अपनी मां सरोज को मंच पर बुलाया और कहा, मां, ये स्कूल मेरे लिए उतना ही मायने रखता है जितना आपके लिए मैं। आपने मुझे जन्म दिया और मैं इस स्कूल के जरिए सैकड़ों बेटियों को नया जीवन दूंगी। उस दिन रामलाल और सरोज की आंखों में आंसू थे। रामलाल ने मंच पर जाकर कहा, मैंने अपनी बेटी को बोझ समझा था, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि बेटियां ही घर की रोशनी होती हैं। मैं हर माता पिता से कहना चाहता हूं, अपनी बेटियों को पढ़ाओ, उनके सपनों को उड़ान दो। राधा का स्कूल अब गांव की बेटियों के लिए एक मिसाल बन गया था, लेकिन राधा के सामने अब भी और चुनौतियां थीं। जिले में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए उसे और बड़े कदम उठाने थे। साथ ही उसे अपने भाई राहुल को और प्रेरित करना था, ताकि वह भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सके। राधा अब एक नई योजना पर काम कर रही थी, जिले की हर लड़की को स्कॉलरशिप देना, ताकि वे उच्च शिक्षा हासिल कर सकें। राधा का राधा विद्या मंदिर अब राधापुर के लिए एक रोशनी की किरण बन चुका था। गांव की बेटियां, जो पहले घर की चार दीवारी में कैद थीं, अब किताबों और सपनों की दुनिया में उड़ान भर रही थीं। राधा ने स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया, जिसके तहत गरीब परिवारों की लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद दी जाती थी। उसका भाई राहुल भी अपने कोचिंग सेंटर को सफलतापूर्वक चला रहा था और अब गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन रहा था। रामलाल और सरोज, जो कभी अपनी बेटी को बोझ समझते थे, अब हर सभा में गर्व से कहते, हमारी राधा ने हमें सिखाया कि बेटियां किसी से कम नहीं। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। राधा की जिंदगी, जो अब तक संघर्ष और जीत की कहानी थी, एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई जहां उसका हौसला भी टूटने की कगार पर था। एक दिन
जब राधा अपने स्कूल के लिए फंडिंग के सिलसिले में जिला मुख्यालय में एक मीटिंग में थी, उसे एक फोन आया। फोन पर शांति मैडम की कांपती आवाज थी। राधा, जल्दी गांव आओ, तुम्हारे पिताजी। वह आगे कुछ बोल ना सकी। राधा का दिल धक से रह गया। उसने मीटिंग छोड़ी और तुरंत गांव के लिए निकल पड़ी। जब वह गांव पहुंची तो उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। रामलाल, जो अब तक अपनी बेटी की सफलता का गर्व गाते नहीं थकते थे, एक सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गए थे। गांव के नजदीक एक ट्रक ने उनकी साइकिल को टक्कर मार दी थी। अस्पताल में रामलाल जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। सरोज बेटे के कंधे पर सिर रखकर रो रही थी और राहुल चुपचाप एक कोने में बैठा था, जैसे उसका सब कुछ छिन गया हो। राधा ने अपने पिता का हाथ थामा। रामलाल की आंखें बंद थीं, लेकिन उनकी सांसें अभी चल रही थीं। राधा ने रोते हुए कहा, पिताजी, आपने मुझे हमेशा सिखाया कि हार नहीं माननी। अब आप भी हार मत मानिए। लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि चोट बहुत गहरी है और बचने की उम्मीद कम है। उस रात रामलाल ने आखिरी सांस ली। राधा की दुनिया जैसे थम सी गई। वह चाय वाले की बेटी, जो कलेक्टर बनकर अपने पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर चुकी थी, आज अपने पिता के बिना अकेली थी। रामलाल की मृत्यु ने राधा को भीतर तक तोड़ दिया। वह दिन रात अपने पिता के आखिरी शब्दों को याद करती, जो उन्होंने हादसे से कुछ दिन पहले उससे कहे थे। राधा, तूने मुझे सिखाया कि बेटियां बोझ नहीं बल्कि ताकत होती है। मैंने तुझे गलत समझा, लेकिन तूने मुझे सही रास्ता दिखाया। राधा को लगता कि उसने अपने पिता को गर्व करने का मौका तो दिया, लेकिन उनके साथ वह समय नहीं बिता सकी जो वह चाहती थी। सरोज अब पूरी तरह टूट चुकी थी। वह बार बार कहती, राधा, अगर मैंने तुझे पहले पढ़ने से नहीं रोका होता तो शायद आज तू हमारे पास होती। राधा अपनी मां को गले लगाकर चुपके से रोती, लेकिन वह जानती थी कि अब उसे अपने परिवार को संभालना होगा। राहुल भी अपनी बहन के साथ खड़ा था, लेकिन वह भी पिता की मौत के गम में डूबा था। राधा ने अपने दर्द को अपने काम में डुबो दिया। वह और मेहनत करने लगी। उसने स्कूल को और बड़ा किया और अब वह न केवल लड़कियों बल्कि लड़कों को भी मुफ्त कोचिंग देना शुरू कर दिया। उसने अपने पिता की याद में रामलाल स्मृति स्कॉलरशिप शुरू की, जिसके तहत गरीब बच्चों को यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मदद दी जाती थी। लेकिन हर रात जब वह अकेले अपने कमरे में बैठती तो उसे अपने पिता की कमी खलती। वह सोचती, काश मैं पिताजी को और समय दे पाती। काश मैं उन्हें बता पाती कि मैंने ये सब उनके लिए किया। 1 साल बाद राधा को एक और झटका लगा। शांति मैडम, जिन्होंने राधा के सपनों को पंख दिए थे, एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं। राधा ने उनकी हर संभव मदद की, लेकिन बीमारी ने उन्हें भी छीन लिया। शांति मैडम की मृत्यु ने राधा को पूरी तरह अकेला कर दिया। वह अपने स्कूल के उद्घाटन समारोह में खड़ी थी, जहां सैकड़ों बच्चे और उनके माता पिता उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मंच से कहा, मेरे पिताजी और मेरी गुरु शांति मैडम ने मुझे सिखाया कि जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन आज मैं उन्हें ये बताने के लिए यहां नहीं हूं। मैं चाहती हूं कि आप सब अपने बच्चों को, खासकर अपनी बेटियों को, वो मौका दें जो मैंने अपने पिता से मांगा था। राधा की आवाज में दर्द था और उसकी बातों ने वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम कर दीं। उसने कहा, मैंने कलेक्टर की कुर्सी हासिल की, लेकिन अपने पिता और अपनी गुरु को खो दिया। मेरी जीत अधूरी है, लेकिन मैं चाहती हूं कि आपकी बेटियां जीतें और उनके माता पिता उनकी जीत का हिस्सा बने। राधा की कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन उसका दर्द और उसकी सीख गांव-गांव में गूंजती रही। राधा विद्या मंदिर अब न केवल राधापुर बल्कि पूरे जिले में शिक्षा का प्रतीक बन चुका था। राहुल ने अपनी बहन के सपनों को आगे बढ़ाया और कोचिंग सेंटर को एक बड़े संस्थान में बदल दिया। सरोज अब गांव की महिलाओं को प्रेरित करती थीं कि वे अपनी बेटियों को पढ़ाएं। लेकिन राधा, जो अब भी कलेक्टर की कुर्सी पर बैठती थी, हर रात गंगा किनारे जाकर अपने पिता और शांति मैडम को याद करती। वह सोचती, मैंने सब कुछ हासिल किया, लेकिन जो खोया उसे कभी वापस नहीं पा सकती। राधा की कहानी हर उस बेटी की कहानी है जो अपने सपनों के लिए लड़ती है, लेकिन अपने अपनों को खोने का दर्द झेलती है।
उसकी कहानी सिखाती है कि बेटियां बोझ नहीं बल्कि ताकत हैं, लेकिन यह भी सिखाती है कि अपने सपनों की राह में कभी कभी बहुत कुछ खोना पड़ता है। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी मुस्कान में एक वादा था। वह हर बेटी को सपने देखने का हक दिलाएगी, चाहे इसके लिए उसे कितना ही दर्द क्यों न सहना पड़े। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की कहानी देखने सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।